गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और इसको जो वो खत्म करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में जो वो इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जो वो इसका महत्व है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसके इतिहास को जानना जो वो अति आवश्यक है। ठीक है, सही बात है कि किसी के राष्ट्र में जो भी विकास हुआ है, सबसे पहले उसके इतिहास को जानिए। इतिहास से जो वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे लिखा है, इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इसे 3 कालों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आधुनिक इतिहास के जो भी अध्ययन के लिए, ठीक है, मतलब कि सुविधा के लिए इसको जो 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। तो प्राचीन काल के भारतीय इतिहास का संबंध जो वो प्रागैतिहासिक काल, जब मनुष्य की घटनाओं से संबंधित कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता था। ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने जो वो सुविधा के लिए 3 भागों में इसको बांट दिया, प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये बोल रहा है कि जो प्राचीन काल है उसको जो वो, उसका संबंध जो वो प्रागैतिहासिक काल से है। जब मनुष्य जो वो मतलब कोई लिखता नहीं था, लिखना उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उस काल की बात कर रहे हैं प्राचीन काल में, मतलब वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसकी से लेकर अ, 8वीं सदी ईस्वी तक है। ठीक है, इस काल के इतिहास का अध्ययन निस्संदेह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे हम न केवल अपनी बहुमूल्य विरासत संबंधी जो हमारे पूर्वज ने हमें सौंपी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपितु उन कुप्रथाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे देश की प्रगति में मुख्य बाधक रही है। अगर हम इन कुरीतियों को दूर करने में सफल हो जाएं, तो निस्संदेह भारत इस धरती पर एक स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है। तो इतिहास से हम लोग जो वो अपने जो भी हमने अच्छे काम नहीं किए हैं, उनको जो वो सुधारेंगे, तो हम लोग जो वो अच्छे से भारत को जो वो स्वर्ग भी बना सकते हैं। आगे जो वो इम्पोर्टेंस है इसकी, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन जो वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसका संक्षिप्त में वर्णन जो वो अ, अनुसार है। ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी। तो प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन संस्कृतियों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ। पाषाण काल, भारतीय मानव को किन समस्याओं से जूझना जूझना पड़ा, अ, अंततः उन पर उसने कैसे विजय प्राप्त की। ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। उसने जो वो खानाबदोशी जीवन को छोड़कर अस्थायी जीवन कैसे आरंभ किया, उसको जानेंगे। इसमें हम उनके उन्होंने जो वो कृषि का आरंभ कैसे किया, उसको जानेंगे। वह कौन-कौन सी फसलें उगाता था, उसको जानेंगे। उसने पशुपालन द्वारा कौन-कौन से लाभ प्राप्त किए, उसके औजार कैसे होते थे, यह किन चीज़ों से बने होते थे, वह कैसे जो वो वस्त्र पहनता था और कहाँ पर रहता था, उसके धार्मिक विश्वास क्या थे। ठीक है, वह कला में क्या दिलचस्पी रखता था, अग्नि और पहिए के आविष्कारों ने उसके जीवन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, उसने किस धातु का जो सबसे पहले प्रयोग किया, मानव किस प्रकार की प्रगति के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने किस प्रकार गांवों, नगरों और विशाल राज्यों की स्थापना की। संक्षेप में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार विभिन्न सभ्यता, हड़प्पा, आर्य, मौर्य, गुप्त आदि ने जो भारतीय संस्कृति के निर्माण में योगदान किया। तो ये सभी जानकारियाँ जो वो हमें प्राचीन संस्कृतियों से हमें मिलती है, तो इसलिए इसका जो वो बहुत ही महत्व है। सेकंड देखिए, मानव प्रजातियों के का संगम। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास एक अन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय यह अनेक मानव प्रजातियों का संगम स्रोत रहा है। यहाँ प्राक आर्य, भारतीय आर्य, यूनानी, ईरानी, कुषाण, अशक, हूण, अरब और तुर्क आदि आकर बस गए। ठीक है, हर प्रजाति ने भारतीय शिल्प कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में अपना अपना योगदान दिया। उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह करवा लिए। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ के समाज में घुल मिल गए, अतः उनकी पृथक पहचान जो वो समाप्त हो गई।
तो जैसे-जैसे बाहर के लोग जो वो जैसे तुर्क, शक, हुन, अरब जो वो आकर वहाँ पे जो वो उन लोगों के साथ मिल गए तो वहाँ पे धीरे-धीरे जो वो उनकी जो पहचान है वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड, विभिन्न भाषाओं और लिपियों के साथ संबंध। ठीक है, लिंक बिटवीन वेरियस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो आधुनिक भारत में जो विभिन्न भाषाएं एवं लिपियां प्रचलित हैं, उनका संबंध जो वो प्रत्यक्ष रूप से प्राचीन काल में प्रचलित भाषाओं एवं लिपियों से है। संस्कृत जो प्राचीन काल से आर्यों की भाषा थी, से हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि उत्तरी भारत की अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई। दक्षिण भाषा भारत में प्रचलित मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम पर संस्कृत भाषा का प्रभाव जो वो स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार आधुनिक लिपियों का विकास भी प्राचीन काल से प्रचलित लिपियों से ही हुआ है। आज देश को भाषा की दृष्टि से एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी प्रेरणा भी हमें प्राचीन काल के भारतीय इतिहास से ही प्राप्त हुई है। मौर्य काल में प्राकृत भाषा तथा गुप्त काल में संस्कृत भाषा द्वारा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विभिन्न धर्मों की जन्म भूमि, द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राचीन काल में भारतीय विभिन्न धर्मों की जो वो जन्मभूमि रहा है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ के मतलब ये तीनों जो वो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म थे। देखिए हम लोग जो वो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन सभी धर्मों के लोग जो वो सदैव एक साथ मिलकर रहे हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न शासकों ने सदा धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया है। उन्होंने कभी भी अपने धर्म की प्रजा को मतलब कि धर्म को प्रजा पर थोपने का प्रयास नहीं किया। आज भारत में सांप्रदायिक झगड़ों का जो विकराल रूप देखने को मिल रहा है, उसका मूल कारण धर्म है। यद्यपि आज भारतीय प्राचीन काल भारत में प्रचलित धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुकरण कर लें, तो निसंदेह भारत को प्रगति के मार्ग पर आने वाली एक बड़ी बाधा दूर हो जाए। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्रीय संस्थाएं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। प्राचीन काल भारत में लोकतंत्रीय संस्थाओं का चलन था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो वो यहाँ से कैसे कैसे बनते हैं मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे लिखा है सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी सभाएं प्रचलित थी, सॉरी प्रथाएं जो वो संस्थाएं जो वो प्रचलित थी, तो सभा और समिति। ठीक है, आगे देखिए इन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। वे राजा को शासन प्रबंध चलाने की जो वो सलाह देती थी। जैसे आजकल जो वो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके सलाहकार होते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो वो जो भी राजा होते थे तो शासन चलाने के लिए जो वो सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी, वो जो वो सलाह देती थी कि कैसे शासन चलाया जाए। राजा इनकी इच्छा अनुसार ही शासन चलाता था, अन्यथा ये संस्थाएं उसे गद्दी से उतार सकती थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय शासकों की यह परंपरा रही है कि वो प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर अपना शासन चलाते थे। न्याय करते समय किसी के का पक्ष नहीं लेते थे। भारतीय इतिहास ऐसी अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि जब वो विभिन्न राजाओं ने जो वो अपराधी होने पर अपने ही पुत्रों तथा अन्य निकट संबंधियों को कठोर दंड दंड देने से संकोच भी नहीं किया। तो सबसे पहले पहले भी ऐसा ही होता था। जैसे किसी राजा के बेटे ने मान लो किसी कोई मतलब कि बुरा काम किया है तो उसको भी जो वो कठोर दंड देते थे। ठीक है, तो हमारे इतिहास में ऐसे भी अ, कई सारा वर्णन यहाँ पे मिला हुआ है। मतलब कि संकोच नहीं किया उन्होंने। गांव में पंचायत झगड़ों का फैसला करती थी। लोग पंचों को परमेश्वर समझकर जो वो प्राय उनका फैसला मान लेते थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पंचों को क्या समझ लेते थे, परमेश्वर समझते थे। ठीक है, गांव के लोग पहले पंच होते थे, तो पंच मतलब 5 लोग होते थे, वही जो वो फैसला करते थे। केंद्रीय सरकार उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ठीक है, केंद्रीय सरकार जो भी थी उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी पहले। दक्षिण भारत में अभी अ, उर और महासभा नामक दो संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन में विशेष महत्व प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो उर और महासभा नामक दो संस्थाएं स्थानीय स्वशासन में विशेष महत्व प्राप्त था। स्पष्टतया प्राचीन काल से ही भारतीय लोकतंत्रीय संस्थाओं को बहुत महत्व देते थे। ठीक है, आगे देखिए कला तथा वास्तुकला। कला तथा वास्तुकला, आर्ट और आर्किटेक्चर। प्राचीन काल
प्राचीन कालीन भारत ने कला और वास्तुकला क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की थी। हड़प्पावासी योजनापूर्ण नगर बनाने में कुशल थे। इस काल में बनी कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा विभिन्न प्रकार की मुहरें तथा श्रेष्ठ कला का प्रमाण है। देखिए यहाँ पे हड़प्पावासी, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। वैसे तो आगे हम लोग पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ हम लोग इतिहास का महत्व की इम्पोर्टेंस क्यों है हिस्ट्री को पढ़ने की। देखिए कई बार जो वो जैसे यूपीएससी में जो वो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि जो इतिहास है उसका क्या महत्व है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको पूरा आंसर जो वो यहाँ पे उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ना जो वो बहुत ही जरूरी है। वैसे छोटे-मोटे एग्ज़ाम में जो वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एचएएस हो गया जैसे, ठीक है? तो और यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, उनमें जो वो मेंस में जो वो ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस थी वहाँ पे उस टाइम, मतलब कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्राचीन काल। तो हड़प्पा योजनापूर्ण नगर बनाने में कुशल थे, तो हड़प्पावासी जो थे नगर बनाने में कुशल थे। इस काल में बनी कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, ठीक है? तो श्रेष्ठ कला का जो वो मुहरे उनकी श्रेष्ठ कला का प्रमाण है। चीनी यात्री जो वो फाहियान पाटलिपुत्र में बने अशोक के महल को देखकर चकित रह गया था। जो चीनी यात्री थे ठीक है, फाहियान जो आया था पाटलिपुत्र में बने अशोक के महल को देखकर जो वो हैरान रह गया। उसका कहना था कि इस महल को मनुष्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने बनाया होगा। ठीक है, उसने क्या कह दिया, जो अशोक का महल था उसने कहा कि ये मनुष्यों ने नहीं बनाया होगा, उसने माना कि देवताओं ने बनाया होगा। ठीक है, तो ऐसी-ऐसी जो वो अशोक द्वारा बनाए गए विशाल स्तंभ पर उनकी जो पॉलिश और शीर्ष पर बनाई गई पशुओं की मूर्तियां मौर्य काल की कला का उत्तम उदाहरण है। गांधार और मथुरा शैलियों के अधीन ऐसी शानदार मूर्तियों का निर्माण किया गया, व्यक्ति देखकर जो वो चकित रह जाता है। गुप्त काल में अजंता और एलोरा की गुफाओं में की गई चित्रकारी आज न केवल भारत अपितु संसार भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हमारे अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस काल में न केवल भव्य स्तूपों बल्कि शानदार मंदिरों का जो वो निर्माण किया गया। निस्संदेह प्राचीन काल की कला एवं वास्तुकला ने भावी पीढ़ियों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 7 साहित्य का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर लिटरेचर तो प्राचीन काल में भारत ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास किया। इस काल में सबसे अधिक संस्कृत साहित्य लिखा गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है संस्कृत साहित्य जो वो सबसे अधिक लिखा गया। इस साहित्य के विकास में आर्यों ने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुमूल्य जो वो योगदान दिया। उन्होंने केवल 4 वेदों की रचना की। देखिए आर्यों ने जो वो 4 वेदों की रचना की थी। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार छोटे-मोटे एग्जाम में जो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो वो वेद नहीं है 4 वेदों में से, तो ऐसे आपको पता हो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो वो हमारे 4 वेद है, जो कि आर्यों ने लिखे थे। उन्होंने उनकी जो वो रचना की थी, अपितु ब्राह्मणों, उपनिषदों, वेदांगों, उपवेदों, पुराणों तथा महाकाव्य आदि को भी लिखा। तो आर्यों ने जो वो कई सारी चीजों को लिखा। मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र एक बहुमूल्य रचना थी। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा। तो उस काल में जो वो कौटिल्य जो कि चाणक्य, जो जिसको जो वो जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। कुषाण नामक कनिष्क ने संस्कृत साहित्य के विकास में यथासंभव सहयोग दिया। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस काल को जो वो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कालिदास इस काल का सबसे महान लेखक था। कालिदास इस काल का महान जो वो लेखक था, जिसने आज भी भारतीय शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है। उसके द्वारा लिखा गया नाटक शकुंतला बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कालिदास थे महान लेखक थे, किस काल के थे? ठीक, गुप्त काल के थे, जिन्हें आज भी भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर जो वो किसको कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। उनके द्वारा लिखा गया कौन सा जो नाटक है वो सबसे प्रसिद्ध हुआ? तो शकुंतला। ओके, शूद्रक, विशाखादत्त, दंडिन, आगे लिखा है भैरवी, अमर सिंह तथा विष्णु शर्मा इस काल के अन्य प्रसिद्ध लेखक थे। कनौज के शासक हर्षवर्धन ने भी संस्कृत साहित्य को अपना संरक्षण प्रदान किया। बौद्धों ने अपना अधिकतर साहित्य पाली भाषा में तथा जैनियों ने अपना साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा।
देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। बौद्धों ने जो अपना अधिकतर साहित्य है उन्होंने किस भाषा में लिखा? पाली भाषा में। और जो भी जैन धर्म के लोग थे उन्होंने अपना जो साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बौद्धों ने जो वो साहित्य पाली भाषा में और जैनीय जो वो जैनी जैन जो लोग थे वो उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। दक्षिण भारत में अधिकतर साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। तो दक्षिण भारत में जो वो जैसे तमिलनाडु के लोग हैं तमिल बोलते हैं, तो तमिल भाषा में लिखा गया दक्षिण भारत का जो वो अधिकतर साहित्य। इसका प्रमुख कारण यह था कि दक्षिण भारत की सबसे मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है लोक सॉरी तोलकपियम, तिरुकुरल, पटुटु, अ, यहाँ पे लिखा है पटी नेडिकल, अ, कुणाकू, एथुकोई, सिलिपदिकारम, मलिके। अच्छा यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब जैसे नाम है। मणिमेकले तथा जीवक चिंतमणि तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे याद रखिए। तमिल साहित्य की जो प्रसिद्ध रचना है यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? जो भी अजीब जैसा नाम दिखेगा जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी उसको जो आप मतलब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु मतलब कि जैसे तमिल की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी यहाँ पे जो वो त बहुत बार आ रहा है। जैसे तोल कपियम, देखिए यहाँ पे पटु पटिनेडिकल, तिरुकुरल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान का विकास। इसको आप पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो साइंस की जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुई अ, इसकी बात करते हैं। प्राचीन काल में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, प्राचीन काल में पुराने समय में क्या क्या किया था? खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्राह्मी मिहिर तथा ब्रह्मगुप्त के योगदान को कौन भुला सकता है? आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। ये तथा यह बतलाया कि ग्रहण कैसे लगता है। तो ब्राह्मीहिर ने जो वो खगोल शास्त्र से संबंधित अनेक सिद्धांतों की खोज की। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के शताब्दियों पहले यह ज्ञात किया कि सभी वस्तुओं प्रकृति के नियम अनुसार पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी की यह विशेषता है कि अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। इसे जो वो आकर्षक शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने सुना होगा। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि किसने जो वो शून्य का आविष्कार किया, तो आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, शून्य का आविष्कार करके गणित के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। ठीक है, मतलब कि पहले जीरो नहीं था तो एक से स्टार्ट होते थे, तो एक से नौ तक ही हमारे पास जो वो हमें पता था। तो जैसे ही जीरो आ गए तो सभी नंबर हमें पता लगे, तभी तो इसको जीरो आ जाता है, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसे गणित को उसने गणित को एक स्वतंत्र विषय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्राह्मीहिर तथा ब्रह्मगुप्त इस काल के दो अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित तथा बीजगणित के क्षेत्रों में अनेक नवीन सिद्धांतों की खोज की। महावीरचार्य जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का प्रसिद्ध दरबारिता ने गणित तथा बीजगणित के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। प्राचीन काल में जो वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। इस काल में न केवल भारत अपितु पशुओं के इलाज से भी संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। इन ग्रंथों को आज आयुर्वेद प्रणाली के बहुमूल्य रत्न माना जाता है। तो दिस इज द एंड। तो यहाँ पे वैसे तो इस चैप्टर के जो वो यहाँ पे हमने 8 जो वो पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके जो वो टोटल 12 पॉइंट है, इन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू। अगर आपको जो वो ये सीरीज अच्छी लगी हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।